नमस्कार। आज हम मिलकर समझने वाले हैं कि ये जो मॉडर्न कंप्यूटर है ना, ये आखिर काम कैसे करता है। ये जो मेटल और सिलिकॉन का बॉक्स हमारी मेज पर रखा होता है, कभी सोचा है इसके अंदर होता क्या है? तो चलिए आज इसकी एक एक परत को खोल कर देखते हैं। जरा सोचिए, बस एक छोटे से माउस क्लिक से स्क्रीन पर इतना सब कुछ कैसे हो जाता है। सच कहूं तो ये किसी जादू से कम नहीं लगता है ना। तो बस आज हम इसी जादू के पीछे का राज खोलने वाले हैं। तो ठीक है, इस रहस्य को सुलझाने के लिए थोड़ा और अंदर चलते हैं। देखिए, इस जादू को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है इसे एक प्याज की तरह देखना। हाँ, एक प्याज। जैसे प्याज में एक के ऊपर एक कई परतें होती है ना, बिल्कुल वैसे ही एक कंप्यूटर सिस्टम में भी होती हैं। और ये जो डायग्राम है, ये हमारी पूरी पड़ताल का एक तरह से रोड मैप है। हम बाहर से शुरू करेंगे और एक एक करके अंदर की परतों तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बाहरी परत से और समझते हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम आखिर एक साथ काम करता कैसे है। तो ये है कंप्यूटर सिस्टम के वो 4 मेन हिस्से। सबसे ऊपर है यूजर्स, यानी हम लोग। फिर आते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, जैसे कि कोई वेब ब्राउज़र हो गया या गेम्स। इनके ठीक नीचे होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एक मैनेजर की तरह सब कुछ मैनेज करता है। और सबसे आखिर में सबसे नीचे होता है हार्डवेयर, मतलब वो असली फिजिकल मशीन। और मजे की बात ये है कि हर लेयर अपने से नीचे वाली लेयर पर डिपेंड करती है। अब बात करते हैं सिस्टम की सबसे जरूरी लेकिन शायद सबसे ज्यादा अनदेखे हिस्से की, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सवाल यह है कि आखिर ये ओएस है क्या चीज़? देखिए, अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक मास्टर प्रोग्राम है, एक बिचौलिया है जो सीधे हार्डवेयर से बात करता है, ताकि हम लोगों को इसकी टेंशन ना लेनी पड़े। कह सकते हैं कि ये हमारे और मशीन के बीच का एक पुल है। अब देखिए, ओएस के ना 2 मेन काम होते हैं। पहला, ये एक रिसोर्स एलोकेटर है। मतलब ये एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह है, जो तय करता है कि कौन सा हार्डवेयर कब और किस प्रोग्राम को मिलेगा। और दूसरा, ये कंट्रोल प्रोग्राम है। इसका काम ये पक्का करना है कि सारे एप्लीकेशंस ठीक-ठाक चलें और कोई एक प्रोग्राम पूरे सिस्टम को ही खराब ना कर दे। और हाँ, हमारी सोर्स मटेरियल में ये डायनासोर भी था। अब इसका यहाँ क्या काम है ये तो हमें भी नहीं पता, पर है तो मजेदार। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जरा उन असली फिजिकल पार्ट्स को देखते हैं जिन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर के दिल में ना ये 4 मेन खिलाड़ी होते हैं। पहला सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का दिमाग है। फिर है मेन मेमोरी, जिसे हम रैम भी कहते हैं। यहीं पर वो सारे प्रोग्राम्स रहते हैं जो करंटली चल रहे होते हैं। फिर आते हैं आईओ डिवाइसेस, मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर। और आखिर में है सिस्टम बस, जो इन सब को आपस में जोड़ने वाला एक सुपरफास्ट डेटा हाईवे है। और इस हार्डवेयर का जो सफर रहा है वो तो कमाल का है। सोचिए, 1940 के दशक में कमरों जितने बड़े वैक्यूम ट्यूब वाले कंप्यूटर हुआ करते थे। फिर आए ट्रांजिस्टर, उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट, और फिर 1970s के दशक में आए माइक्रो प्रोसेसर, जिसने पर्सनल कंप्यूटिंग को मुमकिन बनाया। हर एक पीढ़ी के साथ ये छोटे, तेज और कई ज्यादा पावरफुल होते चले गए। तो सवाल ये उठता है कि ये सारी परतें और ये सारे हिस्से आखिर एक साथ मिलकर काम करने के लिए एक दूसरे से बात कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। जब पावर बटन दबाया जाता है तो एक बहुत सीधी सी प्रोसेस शुरू होती है। सबसे पहले एक छोटा सा प्रोग्राम चलता है जिसे बूटस्ट्रैप कहते हैं। इसका काम है सिस्टम के सभी हिस्सों को नींद से जगाना और चेक करना कि सब ठीक है या नहीं। फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जो दिल होता है ना, जिसे कर्नेल कहते हैं, उसे मेमोरी में लोड करता है। और बस जैसे ही कर्नेल लोड हुआ, ओएस पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और कंप्यूटर इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है। सोचिए, अगर दर्जनों एप्लीकेशंस एक साथ चल रहे हों, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये कैसे पक्का करता है कि कोई एक खराब ऐप पूरे के पूरे सिस्टम को ही क्रैश न कर दे? इसका जवाब है डुअल मोड ऑपरेशन। इसे एक तरह की अदृश्य ढाल समझिए। जितने भी ऐप्स होते हैं वो यूज़र मोड में चलते हैं, जहां उनकी पावर और पहुंच दोनों लिमिटेड होती हैं। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम खुद कर्नल मोड में चलता है, जहां उसके पास हार्डवेयर का पूरा अनलिमिटेड कंट्रोल होता है। सही मायनों में कहें तो ये कंप्यूटर का असली गॉड मोड है। और ये कमाल का सिस्टम काम कैसे करता है? बहुत ही चालाकी से। हार्डवेयर के अंदर एक छोटा सा स्विच होता है जिसे मोड बिट कहते हैं।
जब कोई ऐप चल रहा होता है तो ये बिट 1 पर सेट होता है, मतलब लिमिटेड पावर। लेकिन जैसे ही ओएस को कंट्रोल चाहिए होता है, ये बिट फौरन 0 पर स्विच हो जाता है और उसे सारी की सारी शक्तियां मिल जाती हैं। है ना कमाल की तरकीब? बिल्कुल सिंपल लेकिन बहुत असरदार। तो हमने कंप्यूटर के अंदर की सारी मशीनरी तो देख ली। अब चलिए जरा एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि कंप्यूटिंग का ये जो जबरदस्त सफर रहा है वो हमें आज कहाँ तक ले आया है। कंप्यूटर की हर पीढ़ी के अपने फायदे और नुकसान थे। देखिए, पहली पीढ़ी ने नींव तो रख दी, लेकिन वो मशीनें बहुत बड़ी थीं और भरोसे लायक बिल्कुल नहीं थीं। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर आए तो मशीनें थोड़ी छोटी और ज्यादा भरोसेमंद हुईं। तीसरी पीढ़ी ने स्पीड और रिलायबिलिटी दोनों को बढ़ाया और चौथी पीढ़ी ने माइक्रो प्रोसेसर के साथ पर्सनल कंप्यूटर की क्रांति ला दी। लेकिन इसके साथ ही सिक्योरिटी की नई नई चिंताएं भी सामने आ गई। और अब हम हैं 5वीं पीढ़ी में, और ये पीढ़ी सिर्फ हिसाब किताब या कैलकुलेशन के बारे में नहीं है। नहीं, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। ये उन नए तरीकों के बारे में है जो हमारी दुनिया को एक बार फिर से पूरी तरह बदलने का दम रखते हैं। इस नए दौर की पहचान क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ऑटोमेशन और मशीनों की वो कमाल की काबिलियत जिससे वो हमारी भाषा को समझ सकती हैं, जिसे हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं। ये सब मिलकर आने वाले कल के लिए एक बिल्कुल नया स्टेज तैयार कर रहे हैं। तो वैक्यूम ट्यूब से शुरू होकर एआई तक के इस शानदार सफर के बाद आखिर में एक ही सवाल बचता है, कंप्यूटर की अगली पीढ़ी हमारी कौन सी बड़ी मुश्किलों को हल करेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बने रहने